सो वेगापंक रिवील वॉइड हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट किंगडम 900 इयर्स अगो। वेगापंक के लास्ट मैसेज ने सारी दुनिया में अनाउंस कर दिया है 900 इयर्स पहले एक प्राचीन साम्राज्य माहेशमती से भी बड़ा महान और बड़ा साम्राज्य था। एक ऐसा एंशिएंट किंगडम एग्जिस्ट करता था जो टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा एडवांस था और इस किंगडम में एक सेंट्रल फिगर था जो उस राज्य की जान था। वो उस किंगडम में बॉर्न हुआ स्ट्रेचिंग बॉडी के साथ, सेम जैसे एल्बफ की कहानियों के गॉड सन गॉड नीका की होती थी, वैसे स्ट्रेचिंग रबरी बॉडी के साथ वो पर्सन बॉर्न हुआ और आगे चल के वो इंसान पायलट हिस्ट्री का पहला पायलट बना जिसने सी ट्रेवल करने की शुरुआत की। तो वेगापंक ने इस बार अपने मैसेज में बहुत कुछ रिवील किया है। पिछली बार वेगापंक ने सिर्फ अपने मैसेज में इतना कहा था, आवर वर्ल्ड इज गोइंग टू सिंक सून, ये पूरी दुनिया डूबने वाली है। एंड अब इसी के आगे चैप्टर 114 में वेगापंक अपना मैसेज कंटिन्यू करके बताता है कि एंशिएंट हिस्ट्री क्या थी। सो वेगापंक ने एग्जैक्ट हिस्ट्री वर्ल्ड में रिवील नहीं की है, बट जितना उसे पता था उसने उतना बताया है, क्योंकि ओहारा जितना जानता था वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में या जो भी ओहारा ने पोनिग्लिफ को डिकोड किया था, ओहारा ने एंशिएंट किंगडम के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी उसके कंपेयर में वेगापंक को ज्यादा कुछ नहीं पता है, क्योंकि ओहारा के काफी बुक्स रिसर्च खत्म हो गए थे बस्टर कॉल में। लेकिन इसी के आगे वेगापंक ने काफी सारे अनसुने राज पूरे वर्ल्ड को सुना दिए हैं। ऑलराइट, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे पास वन पीस चैप्टर 1114 आ गया है और आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं एकदम डिटेल में। सो अगर तुम इस चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, तुम्हारे लिए फ्री है, इससे भाई चैनल को काफी सपोर्ट मिलेगा। सो अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो अपना लास्ट चैप्टर 1113 आया था 2 हफ्ते पहले और मुझे क्या सबको पता है तुम्हारी मेमोरी गजनी जैसी है, तो इससे पहले अपन एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट करें, ये देख लेते हैं कि कौन कौन कहां पर है ताकि अच्छे से समझ आए। तो पिछले चैप्टर में जोरो और जिम्बे लापता थे, बट वो लोग शिप की तरफ भाग रहे हैं और लूफी अभी वर्क्यूरी से लड़ रहा है और बॉनी फ्रैंकी वाले ग्रुप के सामने अचानक से गांधी गोरो से आ गया था और बॉनी के ऊपर वो अटैक करने वाला था, बट सांजी वहां पे आके नूसु जोरो के मुंह पे किक मार देता है और इसी के बाद नूसु जोरो ने सांजी को अपने मुंह से पकड़कर दबोच लिया था। इसके बाद बॉनी ने गांधी गोरो के ऊपर अपनी ओल्ड एज ट्रांसफॉर्म वाली पावर यूज की थी, जिससे गांधी गोरो से ओल्ड एज में ट्रांसफॉर्म हो गया है। एंड गॉड उसॉफ ब्रुक, नामी और रॉबिन वाले ग्रुप के सामने सैटर्न आ गया था अचानक से और वो सैटर्न रॉबिन को मारने लगा था। सैटर्न ने रॉबिन के ऊपर अटैक किया था पर ब्रुक ने सैटर्न का एक पैर काट दिया था और इसके तुरंत बाद वेगापंक का मैसेज स्टार्ट हो गया था और वेगापंक ने लास्ट मैसेज में बोला था, आवर वर्ल्ड इज गोइंग टू सिंक सून। तो इसी के बाद अपना चैप्टर 1114 स्टार्ट होता है। तो इस चैप्टर का टाइटल है विंग्स ऑफ इकारस और ये टाइटल वेगापंक की जो भी सिचुएशन बनी हुई है उसके ऊपर बेस्ड है। ग्रीक मैथोलॉजी में एक बाप और बेटे थे जिसमें बेटे का नाम इकारस था और इन दोनों बाप बेटे को वहां के राजा ने बंदी बना के रखा था और क्योंकि ये लोग बंदी थे तब इन दोनों ने मिलके एक विंग्स बनाने का सोचा जो इंसान को हवा में उड़ा सके, यानी ये लोग ऐसे पंख बनाना चाहते थे जिससे ये लोग हवा में उड़ के भाग सके। तो इन्होंने क्या किया कि सारे बर्ड्स के फेदर को कलेक्ट किया और वैक्स की मदद से चिपका दिए और बड़े बड़े 2 पंख बनाए और इनके विंग सक्सेसफुल भी थे, ये लोग हवा में उड़ पा रहे थे। और जब ये वहां से भागने लगे तब इकारस के पापा ने इकारस से बोला कि बेटा जब तुम हवा में उड़ोगे तो इन विंग्स को सन के ज्यादा करीब मत ले जाना और सी के करीब भी मत ले जाना। सन की हीट से वैक्स पिघल सकता है और तुम सी के करीब जाओगे तो उसका पानी फेदर्स को खराब कर सकता है। पर इकारस था भाई चूतिया, उसने ये बात नहीं मानी और वो उड़ते उड़ते सन के करीब चला गया था। फिर सन की हीट के कारण इकारस के विंग्स मेल्ट हो गए थे और इकारस पानी में डूब गया था। तो चैप्टर के टाइटल में इकारस है वेगापंक और लूफी है सन और इमू समा है सी। और इकारस की तरह वेगापंक भी गवर्नमेंट को बिट्रे करना चाहता है, मतलब गवर्नमेंट से निकलना चाहता है। इसलिए वेगापंक ने जो लूफी है यानी सन है उसके साथ एस्केप करने का प्लान बनाया था, बट ये इसका डिमाइस बन गया, मतलब वेगापंक मारा गया। तो एक तरीके से देखें तो वेगापंक सन के करीब आ गया, लूफी के करीब आ गया था। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कवर स्टोरी। यामाटो की जो जर्नी शुरू होने वाली थी उसकी कवर स्टोरी अभी कंटिन्यू हो रही है। पिछली बार कवर पेज में जर्नी में निकलने से पहले किनेमोन ने यामाटो को कुछ पैसे दिए थे। अब इसी के आगे कवर स्टोरी में किनेमोन यामाटो को यासुई की सोड दे रहा है एनमा श्राइन ले जाने के लिए। किनेमोन ने यामाटो को यासुई की सोड दी है और वानो कुनी का मैप समझाया है और किनेमोन यामाटो से ये कह रहा है, यासुई की सोड मैं तुझे ट्रस्ट करके दे रहा हूँ ताकि तू इसे एनमा श्राइन पहुंचा दे। ओके, तो अब यहाँ से शुरू होता है हमारा रियल चैप्टर शुरू। वेगापंक का मैसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी सुना जा रहा है और वेगापंक का मैसेज सुन के अब सब अपने अपने रिएक्शन दे रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड।
नेवी एचक्यू में मरीन्स के साथ हमें हीना दिखती है। इसके बाद आका इनू दिखता है और यहाँ पे आका इनू का फेस कुछ ज्यादा सीरियस है। इसके नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं जाया का सीन, जहाँ पे कुछ पायरेट्स वेगापंक का ये मैसेज सुन रहे होते हैं और वो लोग हंस रहे होते हैं वेगापंक के ऊपर। वो लोग वेगापंक के ऊपर हंसते हंसते हुए कहते हैं कि वेगापंक ओल्ड मैन साइंटिस्ट चुतिया गया है, अच्छा हुआ ये ओल्ड फूल वेगापंक मर गया। वेगापंक के कहने से ऐसे कैसे ये दुनिया डूब सकती है, पागल कहीं का। इसके बाद सीन अब इम्पेल डाउन में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हेवनली डीमन डंक की ओटे डोफ्लेमिंगो को, और डोफ्लेमिंगो मजेलन से कहता है, मजेलन ये सब क्या हो रहा है, दुनिया में पानी ऑलरेडी 5 मीटर सी लेवल की ऊपर आ गया है और काफी बड़ी बड़ी बहुत सारी सिटीज पानी में डूब चुकी है और पानी इम्पेल डाउन में भी घुस सकता है, तो क्या हमें ऊपर के लेवल में हमें शिफ्ट नहीं करोगे। मैगलन कहता है, प्रिजनर की जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है, मैं ये सब देख लूंगा। भाई डोवी यहाँ पे पूरी विलन वाली वाइब दे रहा है। इसके बाद सीन फिशमैन आइलैंड में सिराहोशी की तरफ दिखाते हैं। सिराहोशी नेपट्यून से पूछती है, फादर वर्ल्ड में ये सब क्या होने वाला है। नेपट्यून को भाई कुछ आइडिया नहीं रहता, उससे खुद नहीं पता क्या होने वाला है। इसके बाद सीन वापस फ्यूचरिस्टिक आइलैंड एगेट की तरफ आता है। अब यहाँ पे जो गोरोसो थे वो आपस में बात करके ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो पूरे आइलैंड को अब खत्म कर देंगे, एक भी जीव जंतु को जिंदा नहीं छोड़ेंगे वो लोग। पर जो गोरोसो हैं उनकी अभी भी फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगी, वो वेगापंक का मैसेज जल्दी से जल्दी कैसे भी रोकना है। पर वेगापंक का मैसेज अभी भी पूरी दुनिया में कंटिन्यू चल रहा होता है। इसके बाद वेगापंक बताता है, दुनिया वालों अगर मेरा अंदाजा सही है, मैंने एक सेंसर डेवलप किया है, उसके हिसाब से अगर मेरा कैलकुलेशन सही है तो एक अर्थक्वेक इस दुनिया में हिट किया था, पर वो कोई नेचुरल अर्थक्वेक नहीं था जिसके कारण सी लेवल 1 मीटर ऊपर आ गया है। वेगापंक इतना बोलता ही है कि इसके बाद सीन शिफ्ट होता है उन जगहों में जहां जहां ये अर्थक्वेक्स के इम्पैक्ट आए थे जो आइलैंड पानी में डूब रहे हैं। इसके बाद टोंजिन को दिखाते हैं, लॉन्ग रिंग लॉन्ग लैंड वाले आर्क में जो बुढ़ा इंसान था उसको दिखाते हैं। और इसके नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कूजान को, और उसके शरीर में काफी ज्यादा बैंडेजेस भी लगे होते हैं क्योंकि अभी अभी वो गार्प से फाइट किया था। और कूजान ब्लैक बियर्ड के आइलैंड में हाचिनोसु में बैठा बैठा वेगापंक का मैसेज ध्यान से सुन रहा है। इसके बाद सीन नामी वाले ग्रुप की तरफ आता है और सैटर्न ने रॉबिन के ऊपर अटैक किया था, जिसके बाद ब्रुक ने सैटर्न का एक पैर काट दिया था। लेकिन इस बार नामी ने अपने लाइटनिंग बोल्ट से सैटर्न के मुंह पर बिजली गिरा दी है, पर सैटर्न को कुछ नहीं होता है और सैटर्न दोबारा से अटैक करता है और इस अटैक से नामी, चॉपर, लिलिथ ये सब लोग दूर फेंका जाते हैं। पर रॉबिन अपने हैंड से स्पाइडर वेब बनाती है, इनको पकड़ लेती है। इसके बाद सैटर्न वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स से वापस गोरोसो से कुछ कहता है। वो कहता है कि मदर फ्लेम रूम में जितनी भी डेंडेन मुशी है मैं उन सबको संभाल लूंगा। मतलब भाई गोरोसो अभी भी समझ रहे हैं कि आइलैंड में कहीं ना कहीं वीडियो ट्रांसपोंडर स्नेल है और वो अभी भी रोक सकते हैं मैसेज। अब सैटर्न भाई वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में स्विच करके नामी वाले ग्रुप से फाइट छोड़ के मदर फ्लेम वाली लेबोरेटरी में चले जाता है और वो वहां पे देखता है बहुत बड़े से रूम में एक टैंक होता है और उसके अंदर एक छोटी सी फ्लेम जल रही होती है और वो होता है अपना मदर फ्लेम वेपन, जिससे इमू ने पूरे लुलुसिया को एक बार में खत्म कर दिया था। सैटर्न मदर फ्लेम वाले रूम में एंटर हो जाता है और उसकी लकड़ी से एक एक डेंडेन मुशी को फोड़ने लगता है। भाई इन गोरोसो को अभी तक नहीं पता चला है कि वेगापंक का रियल वीडियो ट्रांसपोंडर स्नेल कौन सा है और कहां पर है। एंड वेगापंक का मैसेज अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। वेगापंक आगे बताता है कि उसके 2 बड़े सिंस हैं, उसने 2 बड़े पाप किए हैं। पहला सन यह है कि इस वर्ल्ड को प्योर इटर्नल एनर्जी देने के लिए वो सन के काफी करीब चला गया। अब वेगापंक इतना कहता ही है कि इसके बाद सीन अब लूफी, डोरी और ब्रॉगी और वर्क्यूरी की फाइट की तरफ शिफ्ट होता है। ये लोग शिप की तरफ भाग रहे होते हैं और इन्हीं के पीछे हम देखते हैं कि जो जायंट रोबोट था वो चलने फिरने लगा है और वो पूरा फ्लेम से कवर्ड है, मतलब जायंट रोबोट की चारों तरफ आग ही आग है। इसके बाद वेगापंक मैसेज कंटिन्यू होता है। वेगापंक कहता है, दुनिया वालों इससे पहले मैं तुम लोगों को मेरे सिन बताऊं और इस वर्ल्ड में आगे क्या होने वाला है उसके बारे में बताऊं, उससे पहले मैं तुम्हें 900 ईयर्स और 800 ईयर्स पहले की हिस्ट्री बताता हूँ। जो वॉइड गैप था 100 ईयर्स का उसके बारे में बताता हूँ। इसके नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं मैरी जॉयस में हम इमू समा की शेडो को देखते हैं और इमू समा सिर्फ सुन रहा होता है बिना कोई रिएक्शन दिए। वेगापंक जो बताने वाला है वॉइड हिस्ट्री के बारे में उसे इमू समा मस्त बैठ के सुन रहा है। और इसी के नेक्स्ट पैनल में हम काफी सेलेस्टियल ड्रैगन को देखते हैं मैरी जॉयस में। ये लोग कुत्ते की तरह इकट्ठा खड़े होते हैं और इन्हीं के बीच में होती है सेंट शालिया। वो कहती है, वॉइड हिस्ट्री ये सब क्या चीज है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो सीन है वो जायंट जैगुआर डी सॉल की तरफ शिफ्ट होता है। सॉल कहीं जंगल में लेटा होता है, हंस रहा होता है, डैर शी। और वेगापंक का मैसेज अभी भी पूरी दुनिया सुन रही है। अब वेगापंक मैसेज में आगे बताता है कि मैंने ओहारा की सारी रिसर्चेस पढ़ी हैं, गवर्नमेंट ने मना किया था उसके बाद भी मैंने ये सब चीजें पढ़ी हैं और ये मेरा सेकंड सिन है और मुझे इन दोनों सिन का कोई अफसोस नहीं है। मैंने जो किया अच्छा किया, नो रिग्रेट्स। इसके बाद सीन को भाई वापस नामी वाले ग्रुप की तरफ लाते हैं और जो एडिसन था उसने कुछ जुगाड़ जमा लिया है शिप को एग हेड से बाहर निकालने का। एडिसन ने जो क्लाउड था उसकी लेंथ बढ़ा दी है जिससे शिप जमीन में ना टकराते हुए वो
सीधे पानी में जाएगी। और भाई एडिसन का ऐसा दिमाग लगाते हुए देख के उसॉप एकदम हैप्पी हो जाता है। इसके बाद वेगापंक मैसेज कंटिन्यू होता है। वेगापंक आगे बताता है 900 इयर्स अगो एक हिस्ट्री गैप है। मुझे एग्जैक्ट हिस्ट्री तो नहीं पता है, पर जितना मुझे रिसर्चर्स से पता चला है मैं सिर्फ उतना बता रहा हूँ, और ये एकदम करेक्ट हिस्ट्री है। इसके बाद सीन वापस लूफी, डोरी, ब्रोगी और वर्क्यूरी की फाइट में आता है। यहाँ पे लूफी वापस अपने गियर 5 में ट्रांसफॉर्म हो गया है और वो वापस वर्क्यूरी के ऊपर अटैक करने लगा है। और लूफी को अटैक करते हुए देख डोरी और ब्रोगी कहते हैं स्ट्रॉ हैट रुक जाओ, इसका कोई फायदा नहीं है इस बंदे को मारने का। मीनवाइल एट द सेम टाइम वेगापंक का मैसेज कंटिन्यू हो रहा है। वेगापंक कहता है 900 इयर्स पहले एक एंशिएंट किंगडम था जिसकी एडवांस सिविलाइजेशन थी, और उस किंगडम में एक हीरो, एक प्रोटैगनिस्ट पैदा हुआ था जिसकी स्ट्रेचिंग रबरी बॉडी थी, और वो बिल्कुल स्ट्रेचिंग रबरी बॉडी के साथ लड़ता था, सेम लेजेंडरी एल्बाफ के सन गॉड नीका की तरह। और उस हीरो का नाम था जॉय बॉय, और वो पहला पायलट बना था जिसने सी पर राज किया। और वेगापंक इतना कहता ही है कि यहाँ पे हो जाता है हमारा चैप्टर 1114 खत्म। अब भाई नेक्स्ट चैप्टर में होने वाला है महासंग्राम। जायंट रोबोट जाग गया है, वेगापंक ने हिस्ट्री रिवील कर दी है, जॉय बॉय का नाम आ गया है, इमुसामा गुस्सा हो रहा है बैठे बैठे, और एल्डर्स पूरे एग हेड को अब खत्म करने वाले हैं। एग हेड के पूरे जीव जंतु खत्म करने वाले हैं। मैं कहूंगा भाई ये चैप्टर थोड़ा कंफ्यूजिंग था। अगर तुम्हें ये चैप्टर अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ तुमको नेक्स्ट वीडियो में।